तो आज हम शुरू कर रहे हैं ड्रैगन प्रिंस युवान। वैसे तो मैंने इसका पूरा नॉवेल अपने पहले चैनल एन एल्केमिस्ट पर एक्सप्लेन करके रखा है। जिन्हें भी देखना हो वो जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ और, इसकी स्टोरी जो है वो जायोयान, लिंगडोंग और मूचेन से रिलेटेड है। अपने जो ड्रैगन प्रिंस युवान है इन तीनों से ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये इनसे 50,000 साल पहले होते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें प्रिंस इवान को दिखाया जाता है, जिनके आसपास वो, अगर आप रेड फायर देख रहे होगे, तो बेसिकली वो रिजेंटमेंट ड्रैगन का पावर है। और सामने में इनके पिताजी और उनके एडवाइज़र खड़े रहते हैं। और ये उनकी माँ रहती है, जो कि हमेशा से उनको अपनी ब्लड फ्यूज़ करती थी, ताकि प्रिंस इवान इस रिजेंटमेंट फायर को सरवाइव कर पाए। फिलहाल ये रिजेंटमेंट ड्रैगन सप्रेस तो हो गया था, पर फिर से कुछ सालों में, बेसिकली 3 साल का इसका टाइम पीरियड होता है, ये फिर से जागता है। बट अभी तक इन्हें इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला था। अब यहाँ पर क्वीन की बात इन डॉक्टर से होती है। और क्वीन ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि जब भी ये पॉइजन 3 साल में बाहर निकलता है, ये पहले से ज़्यादा फियर्स होते जा रहा है। और सीधी बात थी कि फ्यूचर में प्रिंस इवान को खुद पे रिलाई करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात थी कि इनके जो 8 मेरिडियंस थे वो अभी भी ब्लॉक्ड थे। और डॉक्टर भी बताते हैं कि 3 सालों के बाद ये जो हम बाहर से सपोर्ट करके इस रिजेंटमेंट ड्रैगन को सप्रेस कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंस की जो लाइफ होगी वो खतरे में होगी। इस दौरान प्रिंस इवान जागते हैं और कहते हैं, मतलब मेरे पास बस 3 साल है जीने के लिए। और ये देखते हैं अपने पॉइजन मार्क की तरफ और पूछते हैं कि फादर और मदर, मुझे आप बता तो सकते हो कि मेरे साथ हुआ क्या था, मतलब मैं ऐसा कैसे हो गया। और अब फाइनली किंग बताते हैं, क्या तुम वो डायनेस्टी के बारे में जानते हो। और अब फाइनली किंग बताना शुरू करते हैं कि इसके पहले, आज से 100 साल पहले, हमारी जान डायनेस्टी बहुत पावरफुल हुआ करती थी। और ये जो वो डायनेस्टी वाले हैं, ये लोग बस हमारे अंडर में काम करते थे और बॉर्डर्स एरिया को गार्ड करते थे। लेकिन 10-20 साल पहले की बात है, वो लोग हमारे खिलाफ रेबेलियन कर देते हैं और हमें भगाना, मतलब पीछे खदेड़ना शुरू कर देते हैं हमारे एंसेस्ट्रल लैंड तक। और बात उन दिनों की है जब तुम पैदा हुए। इस दौरान ये बाहर में गार्ड कर रहे थे अपने किंग, क्योंकि ये लोग अपने एंसेस्ट्रल वाले घर में लौट चुके थे उस बैटल की वजह से। और स्पेस में एक ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे हम ड्रैगन ब्लेसिंग्स भी कहते हैं, लेजेंडरी होली ड्रैगन। और प्रिंस इवान का जन्म इसके साथ होता है। उससे भी बड़ी बात, जब ये पैदा होते हैं तो इनके 8 मेरिडियंस खुले रहते हैं। मतलब सीधा सीधा ये कि कल्टीवेशन स्टेज पे होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कल्टीवेशन लेवल जानना है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। और इसी दौरान स्पेस में और हलचल देखने को मिलती है। एक फिनिक्स और एक सरपेंट, जो कि वू डायनेस्टी में जन्म लेते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स के साथ 2 बच्चे, जिसे आप स्पैरो भी बोल सकते हो। हालांकि वो स्पैरो बाद में फिनिक्स में बदल जाएगा, ये स्पॉइलर है मेरी तरफ से। और तभी जाऊ डायनेस्टी पर वो डायनेस्टी वाले दोबारा से अटैक कर देते हैं और जाऊ किंग वर्सेस वुग्जुआन का ये बैटल होता है, यानी दोनों किंग्स का। वुग्जुआन का एक ही मकसद था, ड्रैगन प्रिंस युआन के ड्रैगन ब्लेसिंग्स को लेना। और बैटल के दौरान ये बताता है कि मेरे पास एक प्रोफेसी है, मतलब भविष्यवाणी, कि पाइथन और स्पैरो ड्रैगन को डिवोर कर जाएंगे और हमारा ग्रेट वो एम्पायर काफ़ी ऊंचाई पर जाएगा। और बड़ी बात ये थी कि ये जो बच्चे और बच्चियां हुए थे वो एम्पायर में, वो 3 सालों तक अपनी माँ के पेट में थे, क्योंकि इन्होंने किसी प्रोसेस की वजह से बर्थ को डिले करवाया था, ताकि इस दिन तक, एक ही दिन में जिस दिन प्रिंस युवान का जन्म हो रहा हो, इनका भी जन्म हो। क्योंकि थ्योरी ऐसी है कि जो, मतलब अगर कुछ लोग एक ही दिन जन्म ले रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो दूसरे के फॉर्च्यून को, यानी ब्लेसिंग्स को डिवोर कर सकते हैं। बैटल काफ़ी फियर्स चल रहा था, लेकिन तभी जो गेट पे जाओ डायनेस्टी के लोग फाइट कर रहे थे, अब वो बैटल हारने लगते हैं। ये चीज़ जाओ किंग देख सकते थे और उनका ध्यान बढ़ता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वुग्जुआन इनके एक हाथ को काट देता है। और वुग्जुआन फिर से बोलता है, क्या तुम अपने पूरे लोगों को मरते हुए देखना चाहोगे, या अपने बेटे के ड्रैगन ब्लेसिंग्स हमें दे करके उनकी जान बचाना चाहोगे। और फाइनली जाओ किंग को झुकना पड़ता है। अब जो तीनों बच्चों के ड्रैगन ब्लेसिंग्स थी, मतलब दो की अलग ब्लेसिंग्स, पाइथन और स्पैरो, और युवान के ड्रैगन ब्लेसिंग, एक टेक्निक से ये युवान के ड्रैगन ब्लेसिंग्स को उन दोनों में डाल देते हैं, जैसा कि इनकी प्रोफेसी के हिसाब से था कि पाइथन एंड स्पैरो ड्रैगन को डिवोर कर जाएंगे। वैसे तो ये कर नहीं सकते थे, वो जुबान को अपना भी पावर यूज़ करना पड़ता है। अब रिजेंटमेंट क्या होता है, अगर आप किसी की बॉडी के अंदर से ड्रैगन निकाल लोगे तो काउंटर में एक ऑरा बनती है, प्लस का माइनस। तो वैसा ही ये रिजेंटमेंट पॉइजन ड्रैगन से ही जन्म लेता है, घृणा, हेटरेट की भावना। और वुग्जुआन इस पावर को प्रिंस युवान में ही सील कर देता है, ताकि ये बच्चा
कभी स्ट्रांग बन ही ना पाए। तो ये थी स्टोरी, ऐसा जाओकिंग बताते हैं। उसके बाद से तुम्हारा आठों मेरिडियंस अभी तक ब्लॉक्ड है। अब ज़रून अपनी माँ को ऐसा कमज़ोर देखकर ये थोड़े चिंतित हो जाते हैं प्रिंस इवान अपने, और डॉक्टर बताते हैं क्योंकि वो आपको ब्लड दे रही है। तो फिलहाल अब इनके पास 10 साल से भी कम का समय है। युवान को आता है तो काफ़ी गुस्सा कि वो फैमिली। अब इस दौरान ये अपने फादर से पूछते हैं कि माँ की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ हर्ब्स, कुछ ट्रेजर्स, कुछ तो होंगे। बट इनके फादर बताते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया पर हमें कुछ वैसा मिला नहीं। और प्रिंस इवान ये सोचते हैं कि वो डायनेस्टी फिर से तो अटैक करेगी जब उनका वो, उन्होंने जो 100 साल या जो भी हमें लीज पीरियड दिया हुआ है उसके बाद, तो फिर क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। और युवान बोलते हैं कि मुझे इन चीज़ों को मिटाना है, मुझे खुद के दम पर इन चीज़ों को बदलना है। अब ये सुन करके जाओकिंग बोलते एक तरीका तो है बट बहुत कम चांस है। बट युवान बोलते अगर एक छोटी सी भी किरण उम्मीद है ना तो मैं ट्राई करना चाहूँगा। फिलहाल ये लोग डिसाइड करते हैं अपने एंसेस्ट्रल लैंड जाने का अगले दिन। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, युवान को पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर पीछे में एक लड़की थी जिसका नाम सो युवे है, जो कि युवान की एक अच्छी दोस्त रहती है। और युवान इसके दादाजी के बारे में पूछता है। युवे इनवाइट करती है कि आप मेरे घर आ सकते हो, लेकिन बोलती मेरा घर तो आपको पता ही है गंदा रहता है। बट युवान फिर भी बोलता है कि जैसे ही टाइम मिलेगा मैं पक्का आऊँगा। और युवे को वो पुराने दिन याद आते जब ये चिल्ला रही थी कि मेरे दादाजी को बचा लो, और युवान ने इसकी मदद की थी। फिलहाल युवान इससे बोलता है मैंने सुना कि तुमने अपने 3 मेरिडियंस अनब्लॉक कर लिए हैं। और फिलहाल युवान बोलता है कि 2 महीने में एग्ज़ाम है तो तुम्हें अच्छे से देना पड़ेगा। बट उसका जो स्पॉट था वो सामने वाले बंदे ने ले लिया था, और युवे का उस बंदे से बैटल हुआ था ऐसा ये बंदा बताता है। और उसने कुछ सीक्रेट वेपन्स यूज़ किए थे तो युवे हार जाती है। और ये बोलता है कि अगर आपको ये स्पॉट चाहिए यानी ये टोकन, तो आपको मुझसे बैटल करके जीतना पड़ेगा, और मुझे तो पता है कि आपके मेरिडियंस ब्लॉक्ड है। और ये बंदा तैयार हो जाता है प्रिंस युवान से बैटल करने के लिए। सो युवे समझाने की कोशिश करती है कि आपके वेन्स तो ब्लॉक है, बट युवान का एक और टैलेंट था फॉर्मेशंस बनाने में। अब दोनों का बैटल शुरू होता है। युवान को ये बंदा बोलता है कि आप पहले अटैक करो, बट युवान बोलता है यार तुम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जेनेसिस रून्स युवान कई सारे सीख चुका था, जैसे मैं फॉर्मेशन भी कह रहा हूँ, ऐसे आप जेनेसिस रून्स भी कह सकते हो। और जब ये बंदा देखता है कि बिना मेरिडियंस ओपन किए हुए युवान इससे फाइट कर सकता है, तो ये फिलहाल अपने मेरिडियंस को यूज़ करने लगता है। बट इसका स्पीड कितना भी बढ़ जाता है युवान फिर भी इसे काउंटर कर लेता है, क्योंकि इसने दूसरा जेनेसिस रून लाइट बॉडी मार्क युवान अब यूज़ करता है। तो इसका बॉडी वेट काफ़ी हल्का हो जाता है और ये आराम से इसे काउंटर कर पा रहा था, और एक ही पंच में इसे धराशायी कर देता है। अब युवान इससे बोलता है कि भाई हेड ऑन फाइट कर। ये बंदा और गुस्से में आ जाता है और सीधा युवान पर हेड ऑन अटैक के लिए बढ़ता है। और फाइनली एक और जेनेसिस रून की मदद से, जो कि आपके पावर को बढ़ा देता है, उसे यूज़ करके इसे सीधा पीछे पुश कर देता है, और बिना मेरिडियंस के युवान इस बैटल को जीत जाता है और इस टोकन को सुयुवे को वापस कर देता है। और युवान जब इससे बोलता है अगर तुम्हें रिसोर्सेस लगे क्योंकि 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो तुम ले सकती हो, बट ये लड़की मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ चीज़ों पर खुद पर रिलाई करना पड़ेगा। और युवान इसे बताता है कि अगले दिन ये अपने एंसेस्ट्रल हॉल जा रहा है, तो फिलहाल इसे अकेले ही कल्टीवेट करना पड़ेगा। अब इधर जूलिंग को दिखाया जाता है जिसके सामने लिन फेंग खड़ा था कि तुम किसी काम के नहीं हो। लिन फेंग इसे चमाटमाट लगा करके यहाँ से निकल जाता है। और फिलहाल जाओ युवान और जाओ किंग उस एंसेस्ट्रल लैंड में पहुँचते हैं, जिसके बारे में जाओ किंग जाओ युवान को बताते हैं कि इस जगह को बस हमारे जाओ फैमिली के ब्लड लाइन वाले लोग ही खोल सकते हैं, लेकिन बहुत समय से हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो इसे अनलॉक नहीं कर पाए। अब तुम फेल होगे या सक्सीड, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तुम इसे खोल पाए तो इतना तो मुझे गारंटी है कि तुम्हारे 8 मेरिडियंस पे उन्हें खोलने का तरीका तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ युवान इस फॉर्मेशन पे अपने ब्लड को गिराता है, बट कुछ होता नहीं है, तो इसे लगता है कि शायद ये भी फेल हो गया। पर तभी अचानक से ये फॉर्मेशन चमकने लगता है और एक अलग स्पेस क्रिएट हो जाता है, यानी बैरियर सा बन जाता है। बेसिकली ये फॉर्मेशन एक टेस्ट था, तो जाविवान पर अलग अलग डायरेक्शन से बिजलियां अटैक करती हैं। जाविवान सोर्स पे बढ़ने की कोशिश करता है, इसके फादर समझाते हैं कि जाने दो, फोर्स मत करो, बट इस दौरान बिजली इसको हिट करती है। जाविवान फॉर्मेशन पे आके गिरता है, पर इसे अपने वो दिन याद थे कि मुझे अपने फादर का बदला लेना है, एक टूटे हुए हाथ का, और मेरे साथ जो हुआ है, माँ के लिए भी कुछ करना है और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। ये फिर से खड़ा होता है, बिजलियाँ इसे लगातार हिट करती है, पर इसे मालूम था ये इसका आखिरी चांस है। अब इसके फादर भी ट्राई करते हैं कि ताकि इस बैरियर को तोड़ पाए, और जाविवान फाइनली इनलाइटनिंग को पुश करता है और अचानक से फॉर्मेशन बजूका के समान चलता है और ये गायब हो जाता है यहाँ से, और एक दूसरे जगह पर मानो टेलीपोर्ट करके आ चुका था। और इसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अपने बड़े चांस को फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, और स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है।
तो मिलते हैं फिर शाम में या कल एक सुबह नए वीडियो के साथ।